नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। एक कहावत है कि अत्यधिक चालाक व्यक्ति तीन जगह डूबता है। और यह कहावत कैसे बनी कि एक मूर्ख व्यक्ति अंधेरे में जा रहा था, उसके पैरों पे कुछ लगता है लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। तो उसको चेक करने के लिए पहले वो हाथ से उसको टच करके फिर देखता है, फिर भी विश्वास नहीं होता तो वो सूंघ कर देखता है। तो जो चीज होती है वो पैरों के भी लगती है, हाथ के भी लगती है और आखिर में वो नाक के भी लग जाती है। अब ऐसी स्थिति इस वक्त जो है वो ममता बनर्जी की बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से चुनावी चर्चा जोरों से है। लगातार जो है वो राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए उस दिन तक जो मुद्दा चल रहा होता है या कोई नया मुद्दा, तो हमेशा चुनाव जो है वो ट्विस्ट होते हुए हमने देखे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी की कुछ जिस तरीके की हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हरकतों को देखते हुए यह लगता है कि ममता बनर्जी मुश्किल में है। और इसका प्रमाण भी मिलता है। और इसके साथ एक दूसरी जिसकी हम बात कर सकते हैं कि जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई, अब वो लगता है कि सीजेआई सूर्यकांत करने के मूड में है। तो यहां पर जब न्यायपालिका की बात आती है तो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि न्यायपालिका देश हित को सर्वोपरि रखते हुए डिसीजंस ले पा रही है। वरना अब तक आपने देखा कि लगातार जो है वो फैसले इन्फ्लुएंस हो जाते थे कुछ अच्छे वकीलों के या बड़े वकीलों के नाम से ही। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें किस तरीके से फैसले आते थे। लेकिन इस वक्त जब से सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उसके बाद से तय करके आए हो कि वो देश हित में ही फैसला देंगे, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा। तो एक बार फिर इससे पहले आपने देखा ममता बनर्जी को लेकर अगर आप एक्टिव मामलों की बात करोगे तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक ईडी की जो रेड थी आईपैक के संस्थानों पर, उसको लेकर मामला चल रहा है और दूसरा एसआईआर का। इसके अलावा बाकी अलग अलग कोर्टों में आप देखो शारदा घोटाले का, शिक्षक घोटाले का, वो तमाम तरीके के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, बहुत सारे मामले ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। तो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की हम बात करते हैं एसआईआर की, तो एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जो प्रयास करने चाहिए थे वो सारे प्रयास करके देख लिए। लेकिन पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट ने सीधी टिप्पणी की कि वो किसी भी हालत में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको रुकने नहीं देंगे। अगर ममता बनर्जी सरकार को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो वो उस गलती को लेकर आए, उसमें सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उसका साथ देने के लिए तैयार है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, जो अपना काम कर रहा है वो उसके काम में व्यवधान नहीं डालेंगे। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए। कभी बीएलओ की जो है वो मौत का जो है वो इश्यू बनाया गया, कभी जो है वो दूसरे तरीके से, क्योंकि इस वक्त जो याचिका में जो खबर आई, क्योंकि इससे पहले तो ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई और उसका हाल यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल की जनता को एक संदेश देने के लिए, पश्चिमी बंगाल जो है वो ममता बनर्जी के पोस्टरों से सटा पड़ा है, जिसमें वो वकील की ड्रेस में एक तरीके से अपने वोटर को यह मैसेज देने के लिए कि ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। और ये पहले भी समझ में आ रहा था जिस दिन ममता बनर्जी गई थी, क्योंकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों के होने के बावजूद ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में जाना यही दिखा रहा था। लेकिन जब ममता बनर्जी को इसमें कामयाबी नहीं मिली तो अब ममता बनर्जी ने, क्योंकि राज्य सरकार, और जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के पास मशीनरी होती है तो आप ले सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इसके अलावा केंद्र सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। तो केंद्र सरकार हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो या किसी भी तरीके की ऐसे ही कोई ऑटोनोमस बॉडी हो, अगर उसको मशीनरी का इस्तेमाल करना है तो वो राज्य की मशीनरी का उपयोग करते हैं और राज्य सरकार को उसमें सहयोग करना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी ने किसी भी तरीके का सहयोग करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने पड़ोसी राज्यों से लगभग 8,500 के आसपास
कर्मचारी पश्चिमी बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए। और जब ये नियुक्त हुए तो यहां से ममता बनर्जी की जो टेंशन थी वो ज्यादा बढ़ गई। तो ममता बनर्जी फिर पहुंची कि ये सारे के सारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। अब जब ममता बनर्जी ये कहना कि वो राज्य सरकार की मशीनरी अवेलेबल कराने के लिए तैयार है, लेकिन किस स्तर की, वो स्तर है एसडीएम या हम कहें कि तहसीलदार वगैरह लेवल का। और आपको पता है कि इस तरीके की जो मशीनरी या एम्प्लॉयर जो होता है वो सारे के सारे राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, उनमें राज्य सरकार का इन्फ्लुएंस साफ तौर से देखा जा सकता है। तो एक एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉयर, इन दोनों में फर्क भी जो है वो समझना होगा। अब ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह मामला जो है वो विश्वास का है। इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास नहीं है और ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो निर्देश दिया, और यह दिशा निर्देश यह था कि जितने भी जो न्यायिक अधिकारी है, अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी है, या फिर जो सेवानिवृत्त हो चुके रिटायर्ड जो न्यायिक अधिकारी है, आप उनकी सहायता ले और एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट कराएं। अब यहां पर आते ही ममता बनर्जी की जो समस्या है वो दुगनी हो जाती है। और दुगनी इसलिए हो जाती है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक वैसे ही हमारा न्यायिक तंत्र, न्यायिक प्रणाली वो भी ऑटोनोमस बॉडी है। आपने देखा जब किसी जज की नियुक्ति होती है तो उसको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ महाभियोग लाया जा सकता है। सीधे तौर पर सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती उसको हटाने के लिए। तो ठीक ऐसे इलेक्शन कमीशन जिसकी नियुक्ति करनी होती है उसमें सरकार की भागीदारी होती है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। सीधे सरकार भी उसको हटा नहीं पाती। इस तरीके की पावर जो है वो इसके पास होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन की पावर को देखना है तो 2002 में आप याद करिए, नरेंद्र मोदी की जब सरकार थी गुजरात में, तो इलेक्शन कमीशन टीएन सेंसन ने चुनाव कराने से ही इनकार कर दिया था। अब ऐसी सूरत में जब इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी आमने सामने है और उसमें न्यायिक अधिकारी अगर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की टेंशन क्या है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीजों को भी हम और ऐड कर देते हैं, क्योंकि 2003 से बाद के जितने भी सरकार की मंशा शुरू से रही है, सीएए हो या फिर एनआरसी को लेकर, और इस वक्त घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, और ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि पिछले 12 साल में केंद्र सरकार घुसपैठियों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाई। तो इसका जवाब जो है वो सीधे तौर पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको ऐसे जरूर समझ सकते हैं कि 12 साल में तो नहीं निकाल पाई, लेकिन सरकार ने वो मंशा जरूर दिखाई है कि वो घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेगी। अब सीधे अगर घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं तो मानवाधिकार के नाम पर जो राक्षस बैठे हैं, या हम कहें कि जो दानवों को बचाने के लिए बैठे हैं, वो इसी सुप्रीम कोर्ट में, इसी न्यायिक व्यवस्था में जाते हैं, कानून का हवाला देते हैं और एक तरीके से स्टे लेकर आ जाते हैं। तो इसका जवाब यही होगा, क्योंकि ये हमेशा से जो है वो सवाल उठता है। पहला जो है वो है कि 70 साल में इनको बसाया किसने, और दूसरा इसका जवाब है कि ऐसा ही जो है वो सवाल का जवाब पूछा जाता था, चाहे वो 370 को लेकर हो या फिर राम मंदिर को लेकर। कब बनेगा, कब फैसला आएगा, कब बनेगा, और फिर एक दिन फैसला आ जाता है। ठीक ऐसे ही एक दिन 370 भी हट जाती है। जैसे अभी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है, और हो सकता है कि एक दिन वो भी हो जाएगा। तो धारा 370 वो पूरे देश ने देखा, राम मंदिर भी देखा, और जिस तरीके से अमित शाह ने एक डेडलाइन ली थी मार्च 2026 कि लाल आतंक, जो लाल कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को खत्म कर दिया जाएगा। तो अब ऑलमोस्ट जो है वो 99.9% हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद इस देश से खत्म हो चुका है। तो हो सकता है, इसमें एक उम्मीद बनी हुई है, और अमित शाह ने असम की धरती से चैलेंज भी किया है कि कांग्रेस ये कहकर बताएं कि वो घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। नहीं निकाले, सरकार बना ले, नहीं निकाले वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जो है वो वादा करके दिखाएं। तो आप समझ सकते हैं कि बात जो है वो कितनी गहरी है। अब यहां पर जब हम 2003 के बाद की लिस्ट को टैली करते हैं, जो विसंगतियां पाई गई, उसमें जो दिशा निर्देश है वो ये है कि इसको बारीकी से चेक किया जाए, इसको वेरीफाई किया जाए डॉक्यूमेंट्स के साथ।
क्योंकि यहां पर मसला यह है कि लाखों ऐसे वोटर्स हैं जिनकी पिता की उम्र जो है वो या तो 15 साल से कम है या फिर 50 साल से ज्यादा है, और ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। किसी मुस्लिम का पिता जो है वो हिंदू के नाम से है, तो ये जो समस्या है इसको आप इससे भी समझ सकते हो। जब सीएए की बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो 2003 से पहले भारत का कोई भी नागरिक हो जिसमें माता या पिता, लेकिन 2003 में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो उस वक्त एक कानून बना था कि माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की एक महिला भारत में आकर किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करती है तो होने वाला बच्चा उसका भारतीय हो जाएगा, या भारत का पुरुष जो है वो किसी विदेशी महिला के साथ शादी करे और उसका बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी विदेशी महिला अगर वो भारत में आती है, वैलिड वीजा के तहत उसको आना होगा, कागज उसके पास होने चाहिए, और फिर उसको लीगली जो है वो सिटीजनशिप के लिए उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र देना होगा, और फिर उसके बाद उसको जब नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलेगा तभी ये जो है वो संभव होगा। अब इससे सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी की समस्या क्या है। तो ममता बनर्जी का ये एक सुदृढ़, जिसको वोट बैंक कहा जाता है, जो कभी नहीं बंटने वाला वोट बैंक माना जाता है, ये सीधे तौर पर उसके ऊपर चोट है। और अगर उस पे ऊपर चोट है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, अब हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी से आगे दिखाई देती है। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि आज जब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो लगभग 5 दिन बचते हैं। तो क्या 5 दिन में कोलकाता हाईकोर्ट इस तरीके का डिसीजन लेकर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करके, जो कि एक प्रोसेस का मामला है, क्या 28 तारीख तक फाइनल जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो जारी हो सकती है? तो इसका जो है वो संभावनाएं कम है। और मार्च में चुनावों की अधिसूचना जारी होने वाली है, क्योंकि सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 5 मई 2021 को। तो लगभग 6 से 7 मई, दो दिन हम ज्यादा लेकर चलते हैं, तो 5 मई से 7 मई तक इस सरकार का आखिरी दिन है। और अगर तब तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि चुनाव तब होगा जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी। चुनाव आयोग अपने हाथ पीछे खींच ले वो एक अलग बात है, और अगर ये पूरी होती है और इसमें थोड़ी सी भी देरी होती है तो फिर राष्ट्रपति शासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रपति शासन की तरफ, और ऐसे में सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार या हम कहें कि राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो फिर ममता बनर्जी जिस राज्य मशीनरी का उपयोग करने की सोच सकती है वो भी उसके हाथ से निकल जाएगी, और ममता बनर्जी और टीएमसी बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी, जिसका इशारा साफ तौर से इस फैसले में दिखाई देता है, जिसमें 3 जजों की बेंच, एक खुद जो है वो जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई, दूसरा बागची और तीसरे जो है पंचोली साहब। तो इसलिए कहते हैं कि मूर्खता जो है वो हमेशा डुबोती है, और 3 जगह डुबोती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल। अहंकार में आकर अरविंद केजरीवाल ने जो गलतियां की, जिस तरीके से ईडी के समन को नजरअंदाज किया और फाइनली उनको जेल जाना ही पड़ा, और उसके बाद जो माहौल बना, एक के बाद एक जो है वो अरविंद केजरीवाल की पोल खुलती चली गई, और उसका अंतिम परिणाम यह था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए पंजाब में शिफ्ट होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी भी उसी राह पर है, और यह हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की संगत का असर भी आप इसमें जो है वो कह सकते हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।